हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था केमिकल काइनेटिक्स में जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है उसके बारे में हमने क्या किया था, आपसे डिस्कस किया था। और वो हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था, लास्ट टॉपिक था वो हमारा। आज हम नया टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जो जो पीरियोडिक टेबल है उसे चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आता है वो एस ऑर्बिट्स में आता है, वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। पी ऑर्बिटल्स में आता है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी में आता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और एफ में आता है तो क्या होता है, वो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया था, और एस ब्लॉक के बारे में हमने 11th क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो अब हमारे पास बचता है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, आपका पी ऑर्बिट्स में क्या होता है, फील्ड होता है, एंट्री करता है। तो दीज आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए तो हम इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि पी ऑर्बिट्स जो होता है इसे हमें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं 6। ठीक है, तो अब जो हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो पी में जो हमारा जो एन पी होता है हमारे, तो एन पी में क्या हो सकता है, आपका 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। NS तो हो गई साथ में NS2, लेकिन पी में क्या होगा, आपका 1 से 6 तक क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, आपके सारे के सारे जो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल की बात करें अगर हम, इनकी आवर्त सारणी की हम बात करें तो आवर्त सारणी में ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए ग्रुप 13 बोरॉन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये होते हैं। अब ये दोनों जो थे ना, हमने ये 11th क्लास में क्या किया, डिस्कस कर लिए थे। अब हमें जो डिस्कस करना है यहाँ पर ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 को क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो 15 में आएगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है, यहाँ बात करें अगर हम इसकी, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, यहाँ पर जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। यहाँ जाएगा आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। ठीक है, यहाँ जाएगा। तो ये जो होती है आप इसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसको कह सकते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली। ये जाएगा आपका फ्लोरीन फैमिली। और ये ग्रुप है जीरो ग्रुप, आपका इसको जीरो ग्रुप कह सकते हैं, जीरो ग्रुप या नोबल गैस फैमिली। ठीक है, तो जो ग्रुप 15 होता है इनको निकोजेंस भी कहा जाता है। निकोजेंस की ये क्या होते हैं, निकोजेंस कहते हैं अगर आ जाए
तो ये विषैली जो गैसेस होती हैं उनको फॉर्म करते हैं। तो जिस कारण से इनको क्या कहा जाता है, निकोजेंस, निकोटिन्स से रिलेटेड है, निकोजेंस कहा जाता है। जो ग्रुप 15 है इसको चैल्कोजेन, चैल्कोजन यानी अयस्क का निर्माण करने वाले होते हैं, ये अयस्क के फॉर्म में मिलते हैं। इनको कहा जाता है हेलोजन, लवण का निर्माण करने वाले इन्हें हेलोजन कहा जाता है। और इसको कहा जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस निष्क्रिय गैसें। ठीक है, क्योंकि इनके क्या होता है, आउटडोर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है वो क्या होता है, फील्ड होता है। अगर हम इनके परमाणु क्रमांक की बात करें 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएगा। 13 इसमें अटैच करते चले जाओ, 18 अटैच कर दो 31, फिर 18 अटैच करो 49, फिर क्या करो आप 32 अटैच कर दो तो 81 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 36 और यहाँ 50, 51, 52, 53, 54, 82, 83, 84, 85, 86। ठीक है, तो हमें यहाँ पर समूह 15 से लेकर समूह 18 तक के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। इनको जिनको निकोजेंस, चैल्कोजेंस या हेलोजेंस और नोबल गैसेस के फॉर्म में जाना जाता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके क्या करेंगे, सबके बारे में क्या करेंगे, सारी फैमिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए आपसे हम बात करते हैं अब ग्रुप 15 की। ठीक है, इनको क्या कहता है, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। ठीक है, ये निकोजेंस भी कहा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ठीक है, याद कैसे करेंगे आप, नाचे या न्यूज़पेपर, ऐसे भी कर सकते हैं आप, न्यूज़ पेपर आज सब बिके। ठीक है, अगर हम बात करें तो पहले दो जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अगर फिजिकल जो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें हम, तो ये क्या होते हैं, आपके अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, आपके ये जो आर्सेनिक और एंटीमनी ये आपके होते हैं उपधातु, मेटेलॉइड्स। और जो आपका बिस्मिथ होता है ये होता है आपका क्या, मेटल। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनका नेचर होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होता है आपका, नॉन मेटल्स होता है। आर्सेनिक और एंटीमनी जो होता है आपका वो मेटेलॉइड्स होता है। और जो आपका बिस्मिथ होता है वो क्या होता है आपका, मेटल्स होता है। ठीक है, अगर हम इनकी ऑकरेंस की बात करें, उपलब्धता, ऑक्यूरेंस, तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो चिली सोल्टपीटर और इंडियन सोल्टपीटर के फॉर्म में क्या होता है, हमें फाउंड होता है। और वैसे भी अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 78% जो हमारा नाइट्रोजन है N2A डाइएटोमिक जो होती है हमारे पास, ये क्या होती है, हमारे वायुमंडल में होती है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, 21% जो होती है वो हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम मात्रा में क्या होती है, नाइट्रोजन जो होती है हमारी क्या होती है, वो किसमें उपस्थित होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है। अगर हम क्या करें, भूपर्पटी, इनकी जो हमारी ग्राउंड है हमारी, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये हमारा
इंडियन सोल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट किस रूप में पाई जाती है? सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में क्या होती है? ये पाई जाती है सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 फॉर्मूला होता है, इसको कहा जाता है चिली सोल्टपीटर। ठीक है, चिली सोल्टपीटर। ठीक है, और जो हमारा दूसरा होता है पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में भी पाई जाती है ये। KNO3। ठीक है, इंडियन सोल्टपीटर। ठीक है, इंडियन सोल्टपीटर के फॉर्म में भी क्या होती है? ये पाई जाता है। जो हमारा नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में, तो हमारी क्या होती है? डाई नाइट्रोजन जो होती है वो 78% हमारी पाई जाती है। ठीक है, अगर हम क्या करें, फास्फोरस की बात करें, ये तो नाइट्रोजन हो गया। अगर हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस तो ये एपेटाइट ग्रुप। ठीक है, एपेटाइट समूह के यौगिकों में क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा चट्टानों भी होती है, इसकी चट्टानों में पाया जाता है। इसके अलावा अंडे में, दूध में भी क्या होता है? ये पाया जाता है। और हमारी जो हड्डियां होती है, बोन्स होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होती है? आपकी हमारी कैल्शियम और फास्फोरस से क्या होती है? फाउंड होती है। तो क्वांटिटी जो होती है उसमें क्या होती है? इसमें पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करें इन तीनों के बारे में, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ के बारे में अगर हम बात करें, तो ये क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर में लो क्वांटिटी में पाए जाते हैं। और अपने अयस्क और अयस्क या ओर्स के फॉर्म में क्या होते हैं? ये हम फाउंड होते हैं, लो क्वांटिटी में क्या होते हैं? फाउंड होते हैं। ठीक है, ये जो बिस्मिथ होता है आपका, ये रेडियो एक्टिव। ठीक है, क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मी। मीन्स क्या होता है? समय के साथ साथ अपने आप ही क्या होता है? अपघटित होता चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है? ये इनकी उपलब्धता के बारे में क्या है? ये नाइट्रोजन फैमिली है। ठीक है, याद रखना क्या कहा जाता है? इनको निकोजेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये विषैली गैसों का निर्माण करते हैं, इस कारण से इन्हें निकोजेंस भी कहते हैं। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन क्यों कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि क्यों इनको निकोजेंस कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए आप। चलिए हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ये इनके गुण धर्म के बारे में क्या करते हैं? हम बात करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, तो चलो हम यहाँ नाइट्रोजन ले लेते हैं। यहाँ हम बात कर लें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इनका क्या होता है? वो NS2NP3 होता है। ठीक है, तो पी की हम बात करें तो पी जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, PX, PY एंड PZ। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3। तो आपको दिखाई दे रहा है ये कि आपका हाफ फील्ड, क्या है ये? हाफ फील्ड यानी कि अर्धभरित क्या है आपका? अर्धभरित कक्षक है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है? इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है
और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण से इनका स्थायित्व जो होता है अपने आवर्त में क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है ये हाफ फील्ड कंडीशन में आते हैं, ठीक है। तो हाफ फील्ड होता है, ठीक है। पी में क्या होता है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाफ फील्ड होने के बेस क्या होता है, यहाँ पर क्या मिलती है इसको, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या होती है, फाउंड होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अभी यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनके बारे में बात करें हम कि इनका इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इनका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3 ये हो जाएगा। या आप इसे लिख सकते हैं नोबल गैस से He 2s2 2p3 ये लिख सकते हैं। इसको हम नियोन से लिख सकते हैं 3s2 3p3, ठीक है। इसको आप आर लिख सकते हैं आर्गन से 3d10 4s2 4p3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप क्रिप्टन से 4d10 5s2 और 5p3। इसको आप लिख सकते हैं किससे, जीनोन से 4f14 5d10 6s2 6p3, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे जाए अगर हम, तो क्या बढ़ रहा है, परमाणु आकार, इनकी एटॉमिक साइज क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितनी सेल्स हैं, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और 6 बार है। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इनका परमाणु आकार जो रहा है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। दूसरी कंडीशन आप देख सकते हैं कि जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो हमने ये बताया था ये आपको क्या है, नॉन मेटल, ये क्या आ जाएगा फिर आपका मेटेलोइड्स, फिर क्या आ जाएगा आपका मेटल, ये आपका मेटल है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ मेटेलिक करेक्टर यानी कि धात्विक प्रकृति क्या हो रही है, बढ़ रही है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ऊपर देखेंगे नॉन मेटल जो होता है उनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हायर है और ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी हायर हो रही है। टॉप टू बॉटम जाते जाते हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर मेटेलिक करेक्टर जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जिस बेस क्या हो रहा है, बहुत सारी जो चीजें होती है वो क्या हो जाती है, इफेक्टेड होती चली जाती है, जिनके बारे में हम क्या करेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, कोवेलेंट रेडियस, सह संयोजक के बारे में बात करेंगे, कोवेलेंट रेडियस। तो जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, यानी कि नाइट्रोजन से कहाँ चलते हैं, फास्फोरस तक पहुंचते हैं, फास्फोरस से कहाँ जाते हैं हम, आर्सेनिक पे जाते हैं, आर्सेनिक से हम कहाँ जाते हैं, एंटीमनी पर जाते हैं, एंटीमनी से कहाँ जाते हैं हम, बिस्मिथ पे जाते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन से फास्फोरस जाते हैं, तो जो कोवेलेंट रेडियस है उसमें क्या होती है, काफी कुछ क्वांटिटी में क्या होती है, यहाँ पर इंक्रीजमेंट होता है। परंतु जैसे जैसे हम क्या चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे, आर्सेनिक से बिस्मिथ की ओर चलते हैं, तो यहाँ जो हमारी कोवेलेंट रेडियस है उसमें क्या होता है, अपेक्षाकृत बहुत ही क्या होता है, लो क्वांटिटी में क्या होता है, यहाँ पर आपका जो होता है वो इंक्रीजमेंट होता है। उसका कारण ये होता है कि जो हमारा आर्सेनिक है या हमारा एंटीमनी है या हमारा बिस्मिथ है, तो उसमें क्या होता है, जब हम वहां तक पहुंचते हैं तो पहुंचते पहुंचते क्या होता है, हमारा जो होता है इसमें बीच में क्या जाते हैं, हमारे क्या कहते हैं, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फील्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस बेस क्या होता है, फिर जो एटॉमिक रेडियस है उसमें, सॉरी कोवेलेंट रेडियस है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, आपका डिफरेंस
नहीं आता है। अगर हम बात करें तो इसकी जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो 0.71, ये एंगस्ट्रॉम की बात करें अगर हम एंगस्ट्रॉम में, इसकी होती है 1.21 होती है, ठीक है। तो इसकी 1.21 हो जाती है, फिर इसके बाद आ जाएगी आपकी 1.10, 21 नहीं 1.10 होती है, इसकी 1.21 होती है, या 1.41 होती है, या 1.46 होती है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ चले तो कम डिफरेंस आ रहा है, फिर कम डिफरेंस, कोई बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो उसका रीज़न अगर पूछा जाए कि जब टॉप टू बॉटम चलते हैं, ठीक है, तो आर्सेनिक से लेकर बिस्मिथ तक या जो होती है, जो कोवेलेंट रेडियस होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं पाया जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि इस चैप्टर में से आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें रीजनेबल क्वेश्चन आता है, रीज़न पूछता है, उसमें आपको बताना होता है कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बता वही रीज़न बताया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे डी और एफ ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, फील्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस बेस जो होते हैं यहाँ पर जो कोवेलेंट रेडियस है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं पाया जाता है, बहुत ही लो क्वांटिटी में क्या होता है यहाँ पर इंक्रीजमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या आपका कोवेलेंट रेडियस के बारे में। कोवेलेंट रेडियस आपको पता ही होगा, जब दो अणु क्या होते हैं, अटैच होते हैं एक दूसरे से, तो क्या होते हैं, जो बीच का हाफ होता है वो क्या कहलाता है आपका कोवेलेंट रेडियस से संयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं जब, ठीक है। दो अणुओं के मध्य की नाभिकों के बीच की दूरी का आधा पार्ट जो होता है वो क्या होता है आपका कोवेलेंट रेडियस होता है, ठीक है। तो ये कोवेलेंट रेडियस होगा। इसके बाद हम नंबर 3 बात करते हैं, आयनन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी की बात करें हम, ठीक है। आयनन एंथैल्पी की हम बात करें तो आयनन एंथैल्पी क्या है, तो आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी किसी भी गैसियस एटम, गैसेस जो होता है हमारा, उसकी एटम जो होता है उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में से वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या कहलाती है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव कहलाती है, ठीक है। तो अब हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो होता है इसका जो पी ऑर्बिट्स होता है वो क्या होता है, वो हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड होने के कारण से ये क्या होता है आपका एक्स्ट्रा स्टेबल, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो एक्स्ट्रा स्टेबल होने के बेस क्या होता है, इनको क्या चाहिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिएगी, किसके लिए, जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कंपैरिजन अगर क्या करें, अगर हम पीरियड्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, पीरियड यानी कि आवर्त में हम क्या कर रहे हैं, अगर इनका कंपैरिजन कर रहे हैं तो इनको क्या चाहिएगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण से एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि क्या है ये हाफ फील्ड है, यानी कि अर्धभरित है, ये बात समझ आ रही होगी, अर्धभरित है, तो इनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो हमने पीरियड्स में क्या होती है, इनकी जो आयन एंथैल्पी का मान होता है अन्य जो ग्रुप्स होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम चलेंगे, आपको पता है कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, अभी हमने बताया आपको एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक इंक्रीज होने के बेस क्या होता है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर क्या होता है, थोड़ा सा लूज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। इस बेस क्या होता है, जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी सी डाउन होती चली जाती है, इसकी वैल्यू का मान क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। यानी कि जो नाइट्रोजन में अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेंगे तो हाईएस्ट क्या होगी, आपको रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, और अगर हम क्या करना चाहेंगे, या जो हमारा बिस्मिथ है उसमें से क्या करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेंगे, तो वहां पर हमें क्या होगी, कम एनर्जी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर इस सीरीज में क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज घटती चली जाती है, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, और सेकंड आयन निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, ठीक है। इस बेस हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की एक एवरेज को भी फाइंड कर सकते हैं कि तीनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी
रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी हमें फाउंड हो रही है। तो ये क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के बेस क्या होता है, यहाँ पर जो होता है इनके लिए क्या होती है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है नाइट्रोजन के लिए हमें क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो 1402 किलो जूल की बात करें, यहाँ पर किलो जूल में जो इसकी एनर्जी होगी यहाँ पर आपकी हो जाएगी 1012 किलो जूल क्या हो जाती है, यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और फिर 947 834 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो 1402, 1012, 947, 834 और हमारे पास होती है 703 किलो जूल पर मोल जो होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम क्या करें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ हायर है और यहाँ पर क्या है, लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हमें क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इस बेस क्या होता है, आपको दिखाई दे रहा है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यूज डाउन होती है, डिक्रीज होती चली जाती है, क्या कारण है, तो आप बताएंगे कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के बेस क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है उस बेस ही क्या होता चला जा रहा है, यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की जो वैल्यूज है वो भी क्या होती चली जा रही है, हमारी डाउन होती चली जा रही है। टॉप टू बॉटम चलने पर इसमें एक निरंतर क्या आती है, क्या आती है, कमी आती चली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। चलिए भौतिक गुणधर्म की बात कर ले हम। नंबर 4, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। बात कर लेते हैं हम। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो द्विपरमाणु अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी सब जो होते हैं आपके फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जो होते हैं आपके, बाकी क्या होते हैं आपके बहुपरमाणु अवस्था में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, बहुपरमाणु अवस्था में पाए जाते हैं। फिर हमने आपको बता दिया था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और आपका आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होते हैं, आपके मेटलोइड्स होते हैं। और जो आपका बिस्मिथ होता है वो क्या होता है, आपका मेटल होता है। ठीक है, तो अब अगर नाइट्रोजन की बात करें हम, ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मिडल में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। बाकी सब ये त्रिबंध, और बाकी जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, इसमें अटैच होते हैं। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर गलनांक और क्वथनांक की बात